गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी जी तोड़ मेहनत की है। बीजेपी के लिए ये रैली प्रतिष्ठा का विषय बन गई है, क्योंकि पार्टी ने रैली के लिए समर्थकों से 5 रुपए वसूले हैं। हैदराबाद में आज होने वाली रैली में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी ने रैली से पहले ही दावा कर चुकी है कि सारे टिकट बिक चुके हैं। वैसे भी ये रैली लंबे वक्त से चर्चा में है और इसकी सफलता के लिए बीजेपी ने बड़े स्तर पर प्रचार भी किया है। नरेंद्र मोदी की इस रैली के लिए जमकर सियासत भी हो चुकी है। ऐसे में आज के मोदी की रैली पर सबकी निगाहें होगी। नरेंद्र मोदी की बहुत चर्चित हैदराबाद रैली में आंध्र प्रदेश के विभाजन का असर दिख सकता है। तेलंगाना के गठन की घोषणा के बाद से हो रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर रायलसीमा क्षेत्र में रैली में पहुंचने वालों की संख्या घट सकती है। 30 जुलाई को आंध्र प्रदेश के बंटवारे के ऐलान के बाद राजनीतिक हालात बदल गए हैं। यही वजह है कि मोदी की रैली में 10,000 के बजाय 2,000 लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी तेलंगाना राज्य के गठन का समर्थन कर रही है। तेलंगाना के मुद्दे पर बीजेपी के रुख के विरोध को देखते हुए रायलसीमा के कडप्पा, कर्नूल, अनंतपुर और चितारू जिले के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी की रैली से किनारा करने का फैसला किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री आज की रैली के जरिए 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे। बीजेपी ने इस रैली की पूरी तैयारी कर ली है। इस रैली के लिए हैदराबाद के चौक चौराहे पर पोस्टर पटे पड़े हैं। नई उम्मीद और नई सोच के साथ बीजेपी कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने में जुटे हैं, लेकिन इन पोस्टरों में कहीं भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीर नहीं है। पोस्टर्स पर मोदी और सिर्फ मोदी ही नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस रैली के पोस्टर पर मोदी ही नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हैदराबाद में बनाए गए रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी सिर्फ और सिर्फ मोदी की तस्वीर है। बीजेपी के चुनाव अभियान के चेयरमैन बनने के बाद नरेंद्र मोदी की पहली बड़ी जनसभा को लेकर बीजेपी नेता में जोश और खरोश है। जगह जगह पर मोदी के बड़े बड़े कटआउट और पोस्टर के जरिए पूरे हैदराबाद को मोदीमय बना दिया गया है। पहली बार हैदराबाद में आ रहे नरेंद्र मोदी की जनसभा को सफल बनाने में पार्टी और उनके कार्यकर्ता पूरी मशक्कत के साथ जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मोदी ने आम चुनाव का बिगुल फूकने के लिए दक्षिण को क्यों चुना, जबकि निजामों के शहर हैदराबाद की आधी से ज्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है और मोदी पर मुस्लिम समुदाय की उपेक्षा करने का आरोप लगते रहे हैं। लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता का मानना है कि आंध्रा में कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। ऐसे में मोदी का जादू यहाँ के लोगों पर आसानी से चढ़ाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी का निजामों के शहर हैदराबाद में चुनावी अभियान की शुरुआत करने से दक्षिण विजय का आगाज होता है या फिर उनके जादू का अंत, ये तो 2014 के चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के खस्ता हाल को देखते हुए मोदी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। दक्षिण के 4 राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में बीजेपी की क्या हैसियत है, इसका अंदाजा यहाँ के संसदीय सीटों से लगाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में 42 सीटों में बीजेपी का एक भी सांसद नहीं है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटों में बीजेपी का कोई सांसद नहीं है। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में बीजेपी के 18 सांसद हैं। केरल की 20 लोकसभा सीटों में बीजेपी का एक भी सांसद नहीं है। यानी दक्षिण के 4 राज्यों में कुल 129 सांसद चुनकर आते हैं। इसमें बीजेपी के सिर्फ 18 सांसद हैं। मोदी अकेले आज हैदराबाद में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दिल्ली में बीजेपी का पूरा अमला रामलीला मैदान पर रैली के लिए जुटेगा। दिल्ली में आज होने वाली बिजली रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, नवजोत सिंह सिद्धू और विजय गोयल रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने इस रैली की भी धुआंधार तैयारी की है। बीजेपी इस रैली में शक्ति प्रदर्शन के लिए जे क्लस्टर, अवैध कॉलोनियां और गरीब तबके के लोगों को ज्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने पिछले 2 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं। सूबे के अध्यक्ष विजय गोयल ने नजफगढ़, मेहरौली, मंगोलपुरी, मॉडल टाउन, बदरपुर, सुल्तानपुरी, गोखलपुरी, मुस्तफाबाद का दौरा किया। इन जगहों से लोगों को रामलीला तक पहुंचाने के लिए 7,000 बसें भी बुक करा ली गई हैं। आम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि अब रैलियों और जनसभाओं में कांग्रेस पर हमला तेज करने के साथ साथ चाहे अनचाहे ही सही बीजेपी पीएम के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम उछालना शुरू कर दिया है। मोदी को आडवाणी की नाराजगी के बाद चुनाव कैंपेन का चेयरमैन बनाया गया था, जिससे नाराज होकर आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया था और काफी मान मनोबल के बाद आडवाणी मान गए थे। लेकिन अब बीजेपी पीएम की उम्मीदवारी के लिए मोदी का नाम लेना शुरू कर दिया है। गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के पद पर घोषित कर दिया जाएगा। 2014 आम चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही राजनीतिक पार्टियां अपना रुख साफ करने में लगी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के पद पर घोषित कर दिया जाएगा।
2014 आम चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही राजनीतिक पार्टियां अपना रुख साफ करने में लगी हैं। हरियाणा की INLD ने नरेंद्र मोदी के पीएम बनाए जाने पर बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान किया है। हालांकि INLD ने ये भी साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और वो अकेले आम चुनाव के मैदान पर उतरेगी। INLD के नेता अभय चौटाला ने चुनाव से पूर्व ये साफ किया है कि अगर केंद्र में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और मोदी को पीएम बनाया जाता है तो वो बीजेपी का समर्थन करेगी। बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली आज किश्तवाड़ इलाके का दौरा करेंगे। दौरे में अरुण जेटली के साथ राज्यसभा के सांसद अवनीश राय और सूबे के प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर भी साथ में होंगे। वहीं जम्मू में हुए हिंसक हड़प के बाद हालात पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू आज भी जारी है। इस हिंसक हड़प में 2 लोगों की मौत हो गई थी। शनिवार को भीड़ ने 80 से ज्यादा दुकानों, एक पेट्रोल पंप, तेल के एक टैंकर, राज्य पुलिस और दमकल विभाग के कुछ गाड़ियों समेत मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया था। हालात पर काबू पाने में पुलिस को असफलता देखते हुए सेना को बुला लिया गया है। इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। एक बेकाबू ट्रक भीड़ भाड़ वाले सड़क से गुजर रहे लोगों पर मौत बनकर टूटा और ट्रक के चपेट में सड़क पर पैदल चल रहे लोग आए, साइकिल सवार आ गए। बेकाबू ट्रक ने लोगों को इस कदर अपना निशाना बनाया कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। ट्रक के सामने जो भी आया ट्रक उसे कुचलता चला गया। पल भर में सतना के बीच बाजार में लाशों का अंबार लग गया। ट्रक की चपेट में आने से 18 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 100 राहगीर इस हादसे में घायल हो गए थे। ये हादसा 6 अगस्त को हुआ था और हादसे के दिन सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें हादसे की कहानी खुद ब खुद कह रही है। पुलिस के मुताबिक एक सिरफिरे ने इस ट्रक को चाकू की नोक पर अपने कब्जे में ले लिया था और फिर तेज रफ्तार से सतना के भीड़ भरे बाजार में दौड़ा दिया था। यमुनानगर के कासापुर इलाके में एक 9वीं क्लास के छात्र की दिल्ली रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। छात्र का नाम कर्ण सिद्धार्थ है। आर्थिक रूप से कमजोर सिद्धार्थ वैसे तो हाई स्कूल का होनहार छात्र था, लेकिन सिद्धार्थ को फीस की वजह से स्कूल प्रशासन बार बार बेइज्जत किया करता था। 15 अगस्त के लिए भी स्कूल प्रशासन ने सिद्धार्थ को प्रताड़ित किया था, तो वो गुस्से में घर पहुंचा और घर पर पैसे न मिलने पर वो अचानक लापता हो गया। शनिवार रात उसकी लाश दिल्ली रेलवे ट्रैक पर मिलने की सूचना मिली तो पूरे परिवार के होश उड़ गए। अब सिद्धार्थ का परिवार स्कूल प्रशासन पर तोहमत लगा रहा है और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहा है। शुक्रवार से अपने परिवार के साथ अनशन पर बैठी शहीद विजय राय की पत्नी ने सेना के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। शहीद विजय की विधवा पुष्पा के अनुसार बिहार रेजिमेंट सेंटर के कर्नल ने उनकी बात अपने सीनियर अधिकारियों से कराई। पुष्पा ने बताया कि अधिकारियों ने उसे आश्वासन दिया कि उसे और उसके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और सेना दानापुर कैंट एरिया में एक आवास और दोनों बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। इस आश्वासन के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह की मौजूदगी में पुष्पा ने अपना अनशन तोड़ा। भूटान के नए प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे अपनी पहली विदेशी यात्रा पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान वो अपने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए भारत से मदद मांगेंगे। तोब्गे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निमंत्रण पर भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। शेरिंग तोब्गे पिछले महीने ही भूटान के पीएम बने हैं। भूटान इस वक्त भारतीय रुपए की कमी से जूझ रहा है, जिससे देश के कारोबारी समुदाय को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। भारत ने भूटान को उसके आर्थिक संकट के समाधान के लिए सहयोग करने का भरोसा दिया है। तोब्गे ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत से सहयोग मिलने के आश्वासन पर अपने भारतीय समकक्ष का आभार जताया है। गौरतलब है कि तोब्गे की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भूटान में 13 जुलाई को हुए दूसरे आम चुनाव में जीत दर्ज की थी। उत्पादों की नकल और पेटेंट अधिकारों के हनन के एक मामले में एप्पल ने अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी सैमसंग को पछाड़ दिया है। अमेरिका के इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ने एप्पल इंक के 2 पेटेंट का उल्लंघन पाए जाने पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ मोबाइल उपकरणों के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आईटीसी ने 2 पेटेंट के उल्लंघन में सैमसंग को लिप्त पाया गया था। इसमें पहला टच स्क्रीन को ढकने वाली तकनीक और दूसरे हेडफोन जैक से संबंधित था। अमेरिकी सरकार की स्वतंत्र उद्योग संस्था आईटीसी ने कहा है कि सैमसंग 60 दिनों की निरीक्षण अवधि में ही इस नए उपकरण का आयात और बिक्री कर सकता है। राष्ट्रपति ओबामा को 60 दिन में इस फैसले का आकलन करना है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि ओबामा आयोग के फैसले के उलट कोई निर्णय देंगे, इसकी संभावना बेहद कम है। उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ेगा। ग्वांझू में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु थाईलैंड की चौथी वरीयता प्राप्त रातचानोक इतानोन से हार गई। दुनिया की 12वें नंबर की भारतीय खिलाड़ी सिंधु को 36 मिनट चले एक तरफे मुकाबले में 10-21 और 13-21 से हार का सामना करना पड़ा।
सिंधु की हार के साथ ही इस प्रतियोगिता में भारतीय अभियान की समाप्ति हो गई। भारत ने विश्व चैंपियनशिप में कुल तीसरी बार और लगातार दूसरी बार पदक हासिल किया है। 80 के दशक के बाद पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में पदक जीता है। एक दिन पहले ही विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक सुनिश्चित करने वाली पहली भारतीय महिला सिंगल्स खिलाड़ी बनकर इतिहास रचने वाली सिंधु शनिवार को बिल्कुल भी लय में नहीं दिखी। मास्को में शुरू हुई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रिटेन के मोहम्मद फराह ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुष 10,000 मीटर स्पर्धा में 27 मिनट 21 सेकेंड के समय से गोल्ड मेडल हासिल किया। इथियोपिया के इब्राहिम जलान ने 27 मिनट 22 सेकेंड का समय लेकर सिल्वर मेडल जीता, जबकि कीनिया के पॉल ने 27 मिनट 22 सेकेंड से कांस्य पदक प्राप्त किया। 30 वर्षीय फराह ने लंदन ओलंपिक खेल की 5,000 मीटर और 10,000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों के बाद एथलेटिक्स की ये दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। हर साल आईफा का बॉलीवुड के सितारों को बेसब्री से इंतजार रहता है। अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड के सितारे दिल खोलकर मस्ती करते हैं और सितारों के कुछ अलग रंग दिखते हैं। इसी मौके पर दीपिका पादुकोण ने भी मकाओ के इस महफिल में कही अपने दिल की बात। I love you and I miss you. दीपिका और रणवीर को बेस्ट जोड़ी अवार्ड मिला तो दीपिका को याद आ गया अपना पुराना प्यार। वजह जो भी हो, दीपिका एक बार फिर बिछड़े प्यार को पाने को बेताब है, इसलिए उन्होंने खुलेआम रणवीर को एक बार फिर प्रपोज कर दिया। I love you and I miss you. जापान में हो रही भारी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। भारी बारिश की वजह से नॉर्थ जापान में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ का पानी घरों तक में घुस गया है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से सड़क भी धंस गई है, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क कट चुका है। जापान के शहर यहाबा का तो और भी बुरा हाल है। पूरा का पूरा शहर बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से बचाव कर्मियों को भी लोगों को सुरक्षित निकालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रमजान का पवित्र महीना खत्म होने के बाद इराक बम धमाकों से दहल उठा। इस धमाके में 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं। हमलों का सबसे ज्यादा असर राजधानी बगदाद पर पड़ा है। कार बम धमाका दक्षिण पूर्वी दियाल इलाके के एक बाजार में हुआ। धमाकों से यहाँ के बाजार, कैफे और रेस्तरां पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ये धमाका उस वक्त हुआ जब लोग छुट्टियों के दौरान इकट्ठा हुए थे। इसके अलावा बगदाद के उत्तर में तुज खुरमातों में एक आत्मघाती बम धमाके से कम 10 लोग मारे गए हैं। इससे पहले भी इराक में बम धमाके में 60 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे।